मैं सोनिया अवस्थी बीएलएड सेकेंड में हिंदी की क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल क्या कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? कल पढ़ा था हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसका विस्तार से हमने इस पर विस्तार से कल हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने कल हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? पहला है आदिकाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है, जैसे कि वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है आदिकाल को। ठीक है, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, तो आधुनिक काल को कुछ उप विभागों में भी विभाजित किया गया। आधुनिक काल को कुछ उप विभागों में विभाजित किया गया, जिसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। कितने इसके उप विभाग हैं आधुनिक काल के? जैसे कि पहला क्या है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। ठीक है, भारतेंदु युग को हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में भारतेंदु युग का समय कब से कब तक माना जाता है, ये आप लोगों के इसमें दिखाई दे रहा है बुक में। तो जैसे 1857 से 1900 ईस्वी तक माना गया है। कौन सा युग है ये? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग 1857 से 1900 तक माना गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हिंदी जो इस युग की कविताएं थी, भारतेंदु युग की जो रचनाएं थी या जो भी कविताएं थी, उनमें क्या है? हिंदी आधुनिकता के दर्शन मिलते हैं, हिंदी आधुनिकता के दर्शन होते हैं। ठीक है, देखिए, जो लेखक इसमें प्रसिद्ध हैं, उनका सर्व प्रमुख नाम है, उनमें सर्व प्रमुख नाम किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग, मतलब इसमें भारतेंदु युग का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या माना जाता है? इस युग का जनक माना जाता है, भारतेंदु का जनक माना जाता है। ठीक है, अब आगे हम और बढ़ते हुए देख रहे हैं कि हिंदी काव्य धारा में नव जीवन के संचरण के लिए उन्होंने ही कविता वर्धनी सभा जैसे नवीन साहित्यिक संस्था की स्थापना की और उसके मुख पत्र के रूप में कवि वचन सुधा प्रकाशित की थी। ठीक है, इन्होंने भारतेंदु युग में अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु युग को और आगे बेहतर बनाया। ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या किया था? कविता वर्धनी सभा जैसी नवीन साहित्यिक संस्था की स्थापना की थी, जिसके उसके मुख पत्र के रूप में कवि वचन सुधा प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इतना तो ये हुआ, ये भारतेंदु जी के विषय में ये था। ठीक, उसके बाद में क्या है कि भारतेंदु फिर क्या था? वे आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक। भारतेंदु जी क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक भी कहलाए। ठीक है, क्या हुआ? क्या थे ये? आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक थे। फिर आगे और बढ़ते हुए देखिए, भारतेंदु ने साहित्य को जनजीवन से संबद्ध किया। मतलब साहित्य को जनजीवन से संबद्ध किया। समाज में उस समय जो भी चल रहा था, जो कुछ भी चल रहा था, उसे क्या किया? अपनी कविताओं में उसको विषय बना लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि भारतेंदु ने साहित्य को जनजीवन से संबद्ध किया। उर्दू एवं ब्रज भाषा से मुक्त हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत कर भाषा का साफ सुथरा रूप समाज के समक्ष रखा। फिर उसके बाद में भारतेंदु जी इस साहित्यिक फिर आगे क्या था? भारतेंदु जी ने जो है भारतेंदु जी के प्रभाव से एक अच्छा लेखक मंडल तैयार हुआ। भारतेंदु जी ने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं उसमें लिखी और समाज को भी अपना विषय बनाया। समाज में जो भी उस समय की कुरीतियां, जो भी कुछ समाज में व्याप्त था, वो सब कुछ उन सबको अपने काव्य का विषय बनाया, अपने साहित्य का विषय बनाया। तो इसलिए क्या हुआ? इनके प्रभाव से एक अच्छा लेखक मंडल तैयार हो गया। एक अच्छा लेखक मंडल तैयार हो गया, मतलब कि इनके साथ ही साथ पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन ठाकुर, जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट आदि सम्मिलित हो गए। ठीक है, उसके बाद में यह मनुष्य की सीमा है कि नवीनता के प्रति अत्यधिक आग्रहशील व्यक्ति भी परंपरा के प्रभाव से अपने को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर अगला देखिए, भारतेंदु की एक ओर हम देश के आर्थिक शोषण, स्वदेशानुराग की भावना से ओतप्रोत है। भारतेंदु जी की जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, मातृभाषा की प्रतिष्ठा वृद्धि
के लिए कृत संकल्प रहे हैं। ये भारतेंद्र जी जो थे वो हिंदी मातृभाषा जो है हमारी उसके प्रति प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए कृत संकल्प रहे, उसकी प्रतिष्ठा के लिए ये हमेशा अग्रसर रहे। आगे से आगे इन्होंने हिंदी साहित्य को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहे। ठीक है, उसके बाद है हाँ, इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में प्रकृति की दिव्य शोभा के प्रति स्नेह विह्वल दिखते हैं। ये अपनी इनकी रचनाओं में इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या प्रस्तुत किया है कि प्रकृति के प्रति दिव्य शोभा के प्रति स्नेह विह्वल थे ये। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है इन्होंने प्रकृति से संबंधित भी रचनाएं लिखी हैं। ठीक, उसके बाद में आगे इन्होंने क्या किया है कि जैसे इन्होंने राजाश्रित कवियों की भांति महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा में भी तल्लीन रहे हैं। क्या किया? महारानी विक्टोरिया, आपने नाम सुना होगा महारानी विक्टोरिया का। तो राजाश्रित कवियों की बात है, जैसे राजाश्रित कवि पहले नहीं होते थे जो अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे, है ना। राजाश्रित कविताओं का मतलब क्या था? वो उन्हीं पर आश्रित होते थे और वो क्या करते थे? उन्हीं की प्रशंसा के गीत गाया करते थे, उन्हीं की प्रशंसा के विषय पर कविताएं लिखते थे, रचनाएं लिखते थे। उसी तरह से ये राजाश्रित कवियों की भांति महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा में तल्लीन रहे। रीतकालीन कवियों के समान काव्य की श्रृंगार सज्जा में भी प्रवीण थे। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले दिनों में कि रीतकाल में श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं। मतलब कि क्या था? जब हम लोग क्या किए, पहले तो वीर गाथा काल में छोटे छोटे राज्यों के पीछे राजा लोग लड़ा करते थे, लड़ाई झगड़ा किया करते थे, तो युद्ध का समय उस समय था। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़े, फिर क्या था? भक्ति का समय था, है ना। जब युद्ध कर करके वो लोग परेशान हो गए तो उन लोगों ने क्या किया? भक्ति की ओर अग्रसर हुए कि चलिए अब कुछ किसी चीज़ से नहीं काम चलेगा तो हम लोग अब ईश्वर की भक्ति करें। ठीक है, फिर तीसरा काल कौन सा आता है? रीतिकाल आता है, क्योंकि इसमें रीतिकाल की चर्चा की गई है, इसीलिए हम लोग फिर से पिछले उससे चर्चा कर रहे हैं पिछले टॉपिक पर। तो ये है रीतिकाल के फिर क्या था? रीतिकाल कवियों के समान, इसमें दिया हुआ ना, रीतिकाल कवियों के समान काव्य की श्रृंगारिकता में प्रवीण है। तो क्या था? रीतिकाल में उस समय क्या होता था कि जब लोग भक्ति करके शक्ति और भक्ति से पूरी तरह से परेशान हो गए, तब इन लोगों ने क्या किया? फिर कहा चलिए अब हम समझौता कर लेते हैं। और फिर ये लोग क्या, मुगलों की आधीनता को इन लोगों ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और फिर उस समय ये लोग क्या करते थे कि राजाश्रय फिर प्राप्त हो गया इन लोगों को। फिर राजा के अंडर में ये लोग काम करने लगे, राजा के अनुसार ही ये काम करने लगे और राजकवि के रूप में फिर से ये राज्यसभा में रहने लगे। तो क्या था उस समय के राजा लोग जो थे वो राजसी भोग विलास में लिप्त रहते थे। ज़्यादातर उनको क्या था कि श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना करके उनका मनोरंजन कराना था। इन कवियों का क्या कार्य था कि श्रृंगार प्रधान कविताओं की रचना करके, जैसे सुंदरियों का नक्सिक वर्णन करके, इस तरह से इनका काम क्या था कि रीतकाल के राजाओं को प्रसन्न करना था। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें बताया गया है कि इन्होंने राजाश्रित कवियों की भांति महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा में तल्लीन है, रीतकालीन कवियों के समान काव्य की श्रृंगार सज्जा में भी प्रवीण रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर भारतेंदु स्वयं ही सन 1885 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। फिर क्या था उसके बाद में इनके जो कवि थे, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, अंबिका दास व्यास आदि का काव्याभ्यास 19वीं शताब्दी के अंत तक चलता रहा। मतलब 85 में जब ये इनका देहांत हो गया, फिर भी इनके जो साथ के कवि थे उन्होंने इनके काव्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। ठीक है, इसीलिए इनका काव्य कब तक चला? 1900 तक इनका काव्य, मतलब ये भारतीय युग का समय 1900 तक चलता रहा। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए, अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि भारतीय युग में किन किन नाटकों की रचना हुई, है ना। इनकी इस युग की कौन कौन सी कृतियां थी या प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो इस विषय में हम अब यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे भारतीय युग में नाटकों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई। वैसे भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या थे? वो नाटक लिखने में प्रवीण थे, है ना। इनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे कि भारतेंदु में नाटकों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई है और उसमें
दोनों ही तरह के नाटक सम्मिलित हैं। जैसे क्या है, कुछ अनुदित नाटक हैं और कुछ मौलिक नाटक हैं। ठीक है, इनके नाटकों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो मौलिक और दूसरे अनुदित। अनुदित, ठीक है। तो मौलिक नाटकों में कौन कौन सी मौलिक भारतीय युग के जो मौलिक नाटक है वो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से मौलिक नाटक हैं, जैसे अब आपके इसमें नहीं है, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि इस युग के जो नाटक हैं वो हैं, जैसे वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, है ना, आप लोगों ने सुना होगा भारतेंदु के नाटक, पिछले दिनों भी पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में ही, इंटर से ये भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके कोर्स में है। तो इस तरह से वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति इनका प्रसिद्ध नाटक है। फिर है चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, है ना। और उसके बाद में क्या है, कुछ अनुदित नाटक हैं। अनुदित नाटक में कौन कौन से हैं, जैसे विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी और मुद्रा राक्षस, ये इनके क्या हैं, कुछ अनुदित नाटक हैं। ठीक है, ये इसमें आपके इसमें नहीं मिलेगा, जो नोट्स हैं इसमें नहीं है, हम अपनी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत बता रहे हैं आप लोग को, इसलिए नोट्स में नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को नॉलेज देने के लिए हम आगे थोड़ा सा और भी बता रहे हैं आप लोगों को। तो अब ये तो हो गया नाटक, है ना। उसके बाद में है कि नाटक एवं निबंधों के साथ ही साथ श्रीनिवास का परीक्षा गुरु उपन्यास प्रकाशित हुआ। अब देखिए, इस भारतीय युग में नाटकों की रचना तो हुई, जिसमें मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना हुई, लेकिन नाटकों की रचना के साथ ही साथ इसमें उपन्यास भी लिखे गए। ठीक है, तो उपन्यास कौन सा प्रसिद्ध है, जैसे श्रीनिवास का मुद्रा राक्षस, है ना, नहीं श्रीनिवास का श्रीनिवास का परीक्षा गुरु उपन्यास प्रकाशित हुआ इसी भारतीय युग में। ठीक है, उसके बाद में है राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, मतलब जो उपन्यास प्रकाशित हुए हैं इस युग में उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। तो राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, पंडित बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान तथा कार्तिक प्रसाद खत्री, रामकृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर, अनेक अनुदित उपन्यासकार भी इसी मतलब ये उपन्यास इस समय प्रकाशित हुई। निबंध, नाटक, उपन्यास सभी क्षेत्रों में हिंदी गद्य साहित्य ने अपनी यात्रा का शुभारंभ इस काल में कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है, भारतीय युग में नाटक, उपन्यास, निबंध तीनों का ही शुभारंभ इस काल में हो गया था। ये तो हमने पढ़ लिया है भारतीय युग को। ठीक है, अब जो हमने नोट्स भेजे हैं उनमें ये पूरा वर्णन हमने जैसे पढ़ाया है उसी हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इसमें नहीं है, बुक में नहीं दी हुई है, तो हमने अपनी तरफ से नोट्स में भेजा है, आप लोग पास है। ठीक है, जो हमने पढ़ाया है, जिन उपन्यासों का नाम लिया है, या जो उपन्यासकार हैं, कहानीकार, नाटककार हैं, उनका भी हमने नोट्स में नाम भेजा है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि मैम इसके हिसाब से नहीं हो कर रही। आगे देखिए, आगे है द्विवेदी युग। अगला कौन सा है, द्विवेदी युग। पहला हमने क्या बताया था, पहला है भारतीय युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग, चौथा है प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद युग। ठीक, तो अब हम द्विवेदी युग पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो द्विवेदी युग का प्रारंभ कब से माना जाता है, जैसे कि हमने बताया है, जहाँ से पहला वाला समाप्त होता है वहीं से दूसरे युग का आरंभ हो जाता है। ठीक है, जैसे सतयुग के बाद कलयुग का आरंभ हुआ, है ना, फिर त्रेता युग का, पहले त्रेता युग का आरंभ, तो इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि भारतीय युग के बाद में अब हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग को, द्विवेदी युग, है ना। तो द्विवेदी युग, अब देखिए आपका जो है भारतीय युग कब समाप्त हो गया था, 1900 में समाप्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद में वहीं से द्विवेदी युग का प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि सन 1900 ईस्वी में सरस्वती प्रकाशन के साथ हिंदी कविता में आधुनिक प्रवृत्तियां बदमूल होनी आरंभ हो गई थी। कहने का मतलब ये हो गया कि 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिससे कि हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविताओं का सृजन होने लगा। ठीक है, प्रचलित होने लगी, आधुनिक हिंदी कविताएं प्रचलित होने लगी, आरंभ शुरू हो गया इनका। भारतीय युग में उस काल की द्विधा वृत्ति के अनुरूप साहित्यिक भाषा के भी दो रूपों का प्रचलन होने लगा। ठीक है, अब देखिए द्विवेदी युग में
भाषाओं का, दो भाषाओं का प्रचलन हुआ। पहली भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। कुछ रचनाएं जो लिखी गई हैं वो खड़ी बोली में लिखी गई, और काव्य साधना में ब्रज भाषा भी प्रचलित रही है। जैसे कि दो भाषाओं के रूप इसमें देखने को मिलते हैं द्विवेदी युग की रचनाओं में। तो पहली कौन सी भाषा है? पहली है खड़ी बोली। जो भी रचनाएं थी वो खड़ी बोली में लिखी गई, कुछ रचनाएं खड़ी बोली में लिखी गई, कुछ भाषाएं ब्रज भाषा में लिखी गई। ठीक है। फिर आधुनिकता को हिंदी साहित्य में पूर्णतः बद्धमूल करने के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे जागरूक, व्यवस्थित और सशक्त व्यक्ति के पीछे, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी को इस युग का प्रवर्तक कवि माना जाता है। ठीक है। इस युग का प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है। जिनके व्यक्तित्व से क्या हुआ, ये हमारा साहित्य मजबूत हो गया। सन 1903 में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। ठीक है। यस, तो आप लोगों को अगर मालूम होगा कौन है, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। सरस्वती पत्रिका का पत्रिका के संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर इन्होंने जो है 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन का भार ग्रहण किया और अपने महाप्राण व्यक्तित्व की छाया में हिंदी भाषा और साहित्य का संपूर्ण संविधान ही बदल डाला। ठीक है। इसलिए सन 1900 से 1918 तक के काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए इस युग की रचनाएं जो है, आपके इसमें शायद द्विवेदी युग की रचनाएं नहीं दी हुई हैं आपके नोट्स में, देख लीजिए। आचार्य द्विवेदी जी जो हैं, द्विवेदी युग का प्रारंभ ही 1903 से इसमें बताया गया, लेकिन 1900 से हुआ है। तो हिंदी भारतीय युग में कहानी लेखन ही प्रारंभ हुआ था। मतलब कहने का मतलब वो ये है, भारतीय युग में जो है नाटक का प्रचलन हो गया था, निबंधों का प्रचलन हो गया था, और उपन्यासों का, और इक्का दुक्का कहानियां भी लिखी जाने लगी थी इसमें। ठीक है। तो क्या बताया गया कि भारतीय युग में कहानी लेखन प्रारंभ, हालांकि इक्का दुक्का हुई, थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुई थी, लेकिन ना के बराबर हुआ था। ठीक है। उसके बाद में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म हुआ। फिर क्या हुआ, जब इनका सरस्वती पत्रिका इनकी प्रकाशित हो गई, उसके साथ ही साथ हिंदी कहानी का जन्म हुआ। फिर और इनकी कहानी, अब देखिए जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी की सर्वप्रथम कहानी, प्रमुख पहली कहानी कौन सी है ना। तो इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करते हैं कि द्विवेदी युग से हिंदी कहानी का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। तो ये बताया गया है कि इसमें, हाँ, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, इसमें जो जिन जिन कहानियों का संपादन हुआ था वो लिखी गई थी, रचनाएं हुई थी, मतलब हिंदी कहानी की रचना, हिंदी कहानी मतलब लिखी गई थी, वो इसमें बताया गया है। जैसे किशोरीलाल गोस्वामी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती। ठीक है। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल की कौन सी कहानी है? 11 वर्ष का समय। तो कुछ लोगों ने तो सर्वप्रथम हिंदी की कहानी किसको माना है? रानी केतकी की कहानी को माना है, और कुछ लोगों ने इंदुमती को माना है। ठीक है, इंदुमती को। तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी थी? 11 वर्ष का समय। दूसरी अगली है बंग महिला की दुलाई वाली। तो पहली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की है, दूसरी है रामचंद्र शुक्ल की, कौन सी? 11 वर्ष का समय। फिर है बंग महिला की क्या थी? दुलाई वाली, है ना। और फिर चंद्रजहर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। ये क्या है? प्रसिद्ध कहानीकार हैं और उनकी कहानियां हैं। 4 इसमें दिखाए गए हैं, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला और चंद्रजहर शर्मा गुलेरी। ठीक है। अब इनकी कहानियों के नाम आप लोग को समझ में आ गए कि एक बार फिर से देख ली। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, है ना। बहुत लोग इंदुमती को ही पहली कहानी मानते हैं। ठीक। और फिर है रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय। अगली है बंग महिला मतलब दुलाई वाली। बंग महिला की क्या है? बंग महिला की है दुलाई वाली, और चंद्रजहर शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था। ठीक है। अब आगे देखिए, द्विवेदी युग में विविध विषयों को लेकर अच्छे निबंध भी लिखे गए, जैसे समाज की दुर्दशा। ठीक है। द्विवेदी युग में
विविध विषयों को लेकर के अच्छे निबंधों की रचना भी की गई थी, जैसे कि समाज की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, धार्मिक कुरीतियां तथा राष्ट्रीय समस्याओं को निबंधों का विषय बनाया गया। निबंध रचना में किन शैलियों का प्रयोग किया गया है? जैसे वर्णनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, विचारात्मक। ठीक है, आदि शैलियों के दर्शन होते हैं। अगला आगे है निबंध लेखों में। अब इस युग के जो निबंध लेखक थे, द्विवेदी युग के कुछ निबंध लेखक थे, उनमें से हैं श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त आदि लेखक हैं, उल्लेखनीय हैं। ठीक है, अब ये तो आज आपको हमने बता दिया है कि भारतीय युग और द्विवेदी युग, दोनों युग के विषय में आज हम लोगों ने चर्चा की है। अब देखिए अगला कौन सा है? छायावाद युग। ठीक है, छायावाद युग। छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? देखिए, छायावाद का काल जो है 1918 से, जहां से द्विवेदी युग का समापन हुआ था, वहीं से छायावाद युग का प्रारंभ हो गया था। तो छायावाद युग कब तक माना गया है? 1918 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, 1918 से 1938 ईस्वी तक माना गया है छायावाद का। तो देखिए, हम लोग छायावाद काल का समय हमने कितना बताया है? सन 1918 से 1938 तक का जो समय माना जाता है, वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? भारतीय युग पढ़ा, फिर द्विवेदी युग पढ़ा, उसके बाद में अब हम छायावाद युग पढ़ रहे हैं। तो छायावाद का समय 1918 से 1938 तक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रसाद जी की रचना काल, जिनकी प्रारंभिक रचनाओं में ही स्वानुभूति का स्वर प्रधान है। द्विवेदी युग के मध्यकाल, कहने का तात्पर्य ये है कि द्विवेदी युग के मध्यकाल से मतलब कि 1909 से हिंदू पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही साथ आरंभ होता है। हिंदू की प्रथम कला की प्रथम किरण में ही हम उन्हें स्वच्छंदतावाद का उद्घोष करते देखते हैं। ठीक है, स्वच्छंदतावाद साहित्य में विद्रोह का स्वर होता है। स्वच्छंदतावाद क्या होता है? विद्रोह का स्वर होता है। सामाजिक जीवन में वह रूढ़ियों और परंपराओं के प्रति विरोध और व्यक्ति के अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति रूप में प्रकट हुआ है। साहित्य में वह अत्यधिक सामाजिकता के विरोध में आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति को प्रश्रय देता है, मतलब स्वच्छंदतावादी। अब देखिए स्वच्छंदतावादी, जैसा कि हमने बताया है कि द्विवेदी जी के प्रयास से हिंदी के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद में अन्य दृष्टियों से परंपरावादी थे, लेकिन वे छंदोबद्ध रचना के पक्षधर थे। वो छंदोबद्ध रचना के पक्षधर थे। तो इस तरह से द्विवेदी युग की पौराणिक एवं छंदोबद्ध रचनाओं के स्थान पर अब नए नए विषयों पर नए नए छंदों में रचनाएं होने लगी। कहने का मतलब ये है, द्विवेदी युग के जो कवि थे वो छंदोबद्ध रचना करते थे। लेकिन अब आगे चल करके क्या हुआ? छायावाद काल में क्या था कि नए नए विषयों पर नए नए छंदों में रचनाएं होने लगी थी। ठीक है, तो इसे आगे चल करके इसीलिए इसको क्या कहा गया? छायावादी काव्य कहा गया। ठीक है, छायावाद काल क्यों कहा गया, ये हमने आपको बताया है कि जब उस समय द्विवेदी युग में क्या था? छंदोबद्ध रचनाएं होती थी। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे छंदोबद्ध रचनाएं इसमें नहीं, उन्हें नए नए तरीके से नए नए विषयों पर नए नए छंदों में रचनाएं होने लगी। इसलिए आगे चल करके छायावादी काव्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। तो इस तरह से प्रारंभ में छायावादी कवियों के सामने कोई स्पष्ट दर्शन नहीं था। प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में छायावादी कवियों के पास कोई स्पष्ट दर्शन नहीं था। उन्हें द्विवेदी जी की आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्हें क्या करना पड़ा? द्विवेदी जी की आलोचना का सामना करना पड़ा। फिर शुक्ल जी ने भी छायावादी कवियों पर आक्रमण किए। ठीक है, परंतु मानव की सौंदर्य भावना का विस्फोट ही रहा। 1919 से 1935 तक छायावादी रचनाओं का सृजन अधिक हुआ। ठीक है, कब से कब तक? 1919 से 1935 तक छायावादी रचनाओं का सृजन होता रहा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया है कि स्वच्छंदतावादी साहित्य
साहित्यकार स्वभावतः अनुभूतिशील और भावुक मनोवृत्ति का होता था। स्वच्छंदतावादी साहित्यकार कैसा होता था? स्वभावतः अनुभूतिशील और भावुक मनोवृत्तियों का होता था। वह जीवन को अपनी भावना और कल्पना से अनुरंजित करके उपस्थित रहता था। वह मूलतः सौंदर्य का साधक होता था। उसकी मतलब ये था, उन्होंने जो इस युग के लेखक थे, स्वच्छंदतावादी साहित्यकार जो थे, उन्होंने अपने विषय को मूलतः सौंदर्य प्रधान बनाया है। अपने विषय को सौंदर्य प्रधान बताया है कि सौंदर्य साधना कभी मानवीय रूप के लिए होती है। ठीक है, वह जो है कभी प्रकृति के प्रति उन्मुख तथा कभी किसी दिव्य अनुभूति से संप्रेरित होती है। आगे देखिए, स्वच्छंदतावादी काव्य रचनाओं का कला पक्ष भी नवीनता के लिए है। उसमें भी मौलिक कल्पना स्वच्छंद विलास की दृष्टिगत होता है। स्वच्छंद विलास ही दृष्टिगत होता है। हिंदी का छायावादी काव्य इन सभी विशेषताओं से समन्वित है। मतलब कहने का मतलब हिंदी का छायावादी काव्य जो है, काव्य में इन सभी विशेषताओं का समन्वित रूप मिलता है, देखने को मिलता है। उसमें भारतीय जीवन धारा की कुछ परंपरागत और कुछ युगीन प्रवृत्तियां भी प्रकट हुई हैं। परंपरागत प्रवृत्तियां आध्यात्मिकता का संस्पर्श और वैश्व भक्ति भावना तथा युगीन प्रवृत्तियां जो थी वो राष्ट्रीयता, पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति, दुखवाद या निराशावाद था। तो इन लोगों ने अपने काव्य का विषय जो बनाया है वो क्या था? जो समाज में भावनाएं व्याप्त थी उस समय समाज के लोगों में, उसी को इन लोगों ने अपने काव्य का विषय बनाया। जैसे राष्ट्रीयता की भावना, उस समय क्या था, हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो क्या था, लोग प्रयत्न कर रहे थे कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए हम भारतवासी प्रयत्नशील थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीयता पर भी काव्यों की रचना की। पीड़ित जनता, हमारी जनता जो थी, हमारी समाज की जो जनता थी वो क्या थी, पीड़ित थी, अंग्रेजों के अधीन थी। इसलिए क्या था, जनता के प्रति उन्होंने सहानुभूति प्रकट की। फिर दुखवाद या निराशावाद, उनके अत्याचारों से इतना पीड़ित हो गई थी जनता कि उनके अंदर दुख व्याप्त हो गया था, और निराशावाद कि कभी हम लोग आज़ाद हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इन्हीं विषयों को लेकर के इन कवियों ने अपने काव्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं छायावादी युग। फिर है प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूतियों का स्वरूप भी भिन्न होता है, इसलिए हिंदी के उन स्वच्छंदतावादी कवियों का भी अपना अलग अलग व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में उभरा है। उनकी काव्य प्रवृत्ति में इसलिए पर्याप्त वैभिन्न है। ठीक, हिंदी की स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में आधुनिक हिंदी के आध्यात्मिक महापुरुषों जैसे रामकृष्ण परमहंस, देखिए इसमें जो महापुरुषों के नाम दिए हुए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामतीर्थ और कालांतर में अरविंद का प्रभाव रहा है। रविंद्रनाथ की आध्यात्मिक रचनाओं में भी हिंदी के स्वच्छंदतावादी कवियों ने बहुत कुछ ग्रहण किया है। इसलिए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी की रचनाओं में अनेक स्थलों पर इस जगत के विभिन्न स्वरूपों में उस परब्रह्म का छायाभास। अच्छा, अब देखिए ये जो यहाँ पे 4 कवि आप देख रहे हैं, तो इनको छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। ठीक है, आगे अगर पढ़ा होगा तो इनको क्या माना गया, छायावाद के प्रमुख कवियों, मतलब इनको पूरा स्तंभ माना गया है। 4 स्तंभ है हमारे, ये छायावादी काव्य के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, छायावाद कवियों में इन लोगों का प्रमुख स्थान है। अब देखिए इनकी रचनाओं में अनेक स्थलों पर इस जगत के विभिन्न स्वरूपों में उस परम ब्रह्म का छायाभ्यास पाने जैसी प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। इसी आध्यात्मिक छायादर्शन की प्रकृति के कारण इस काव्यधारा को क्या कहा गया है? छायावादी काव्यधारा कहा गया है। किंतु छायावादी कवियों का संपूर्ण साहित्य इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत है। ठीक है, आध्यात्मिक छायावादी कविता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण विदेशी शासन के दमन चक्र से।
अब देखिए छायावाद युग का समापन धीरे धीरे होने लगा, और ये किस कारण से हुआ, इस विषय पर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, किसी के दमन का कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे विदेशी शासन जब हमारे यहाँ होने लगा था, तो क्या हो गया, हमारी जनता जो थी उन्हीं के अनुसार जो था जनसाधारण निरंतर उनकी अत्याचारों का सामना करने लगी, हमारी संपूर्ण जनता। तो उस हिसाब से भारतीय जनसाधारण की निरंतर बढ़ती हुई पीड़ा को कहा जा सकता है। उसी के बोध को लेकर प्रसाद जी, निराला और पंत अपने मनोलोक के भावना और कल्पना के प्रदेशों से निकलकर कठोर यथार्थ की भूमि पर उतर आए। मतलब कि ये था जो अपने इन्होंने प्रकृति का सौंदर्यीकरण किया, और जो था आसपास का सौंदर्य को अपने काव्य का विषय बनाया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब विदेशी शासन हमारे यहाँ होने लगा, तो क्या हुआ, वो लोग वहाँ से निकल करके समाज में जो यथार्थ व्याप्त था, जो उस समय चल रहा था समाज में हमारे, उसकी तरफ इन लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया। ठीक है, जैसे क्या था, पीड़ित मानवता के प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगे। जो जो यातनाएं दे रहे थे हमारी जनता को, तो उसके प्रति इन्होंने क्या किया, सहानुभूति, मानवता के प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगे। ये लोग जनता के दुख दर्द को वाड़ी देने लगे और अपने चारों ओर की कुरूपताओं को मिटाने में तत्पर हो गए। मतलब ये होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो क्या होता है, समाज के यथार्थ को दिखाने के लिए उन लोगों ने इस अपने काव्य में इन सब चीज़ों को अपना विषय बना लिया। ठीक है, कि हम समाज के यथार्थ को सामने लाएंगे, वो भी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि चारों ओर से कठोर यथार्थ का चित्रण करने वाली रचनाएं उपस्थित की, किंतु जीवन का यह नया यथार्थ अपने समुचित विकास के लिए नए जीवन दर्शन की अपेक्षा रखता था। यह नया यथार्थ एक तो बाहर का था, जिससे एक और पूंजी की वृद्धि होती थी और दूसरी ओर दीनता का प्रसार होता था। मतलब क्या था, पूंजी की वृद्धि, पूंजी यहाँ अंग्रेज जो था अपने व्यवसाय को फैला रहे थे, तो उनको क्या था, उनको संपत्ति मिल रही थी, धन अर्जन कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर क्या था, हमारी जनता जो थी उनके अधीन थी और उनके शोषण का शिकार हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य के मन के भीतर ही घुटन, निराशा, कुंठा आदि व्यक्तित्व को खंडित करने वाली अनेक वृत्तियां भी बड़ी सरगर्मी से चक्कर लगा रही थी। मतलब ये था, मनुष्य अंदर ही अंदर मन ही मन में घुट रहा था, निराशा उसमें व्याप्त हो रही थी, निराशा अपना घर बना रही थी उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व का खंडन हो रहा था कि अंग्रेजों के अधीन रह करके उनको सारे काम काज जो थे वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पा रहे थे। जो कुछ भी था वो अंग्रेजों के अधीन होकर के सारे क्रियाकलाप उनके चलते थे। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य के मन के भीतर के यथार्थ को बाहर लाने के लिए सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को उपयोगी समझा। मतलब क्या, मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, इसको सामने लाने के लिए इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत को उपयोगी समझा। साहित्य में प्रथम को प्रगतिवाद और दूसरे को प्रयोगवाद की संज्ञा मिली। अब देखिए, यहीं से छायावादी युग का समापन हो रहा है, और उसके बाद में इसके बाद आता है प्रगतिवादी युग और लेकिन इससे पहले हम कुछ इसमें जो है, जो रचनाएं इस युग में प्रसिद्ध थी, जो कवि इस युग के प्रसिद्ध थे, उनके कवियों के विषय में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपकी इसमें नोट्स में नहीं है, हम अपनी तरफ से बताए दे रहे हैं। आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए। जैसे कि इस युग में प्रसाद जी का आंसू जो था, वो छायावाद का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता था। प्रसाद जी का आंसू ग्रंथ जो है वो छायावादी का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता था। उसके बाद में पल्लव, निहार, गुंजन और कामायनी आदि अनेक छायावादी ग्रंथ प्रकाशित हुई। देखिए, कामायनी महाकाव्य भी जो है, जैसे रामायण महाभारत महाकाव्य प्रसिद्ध है, उसी तरह से कामायनी, जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य जो है रामायण और महाभारत के हिसाब से ही प्रसिद्ध है। ठीक है, उसी के हिसाब से इसको महाकाव्य की संज्ञा दी है। छायावादी कवियों ने भाव, भाषा, शैली सभी में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए। समस्त छायावादी रचनाएं खड़ी बोली में हैं। इनमें भाषा की अभिव्यंजना, लाक्षणिक और ध्वन्यात्मक तीनों शक्तियों के दर्शन होते हैं। लाक्षणिक और ध्वन्यात्मक तीनों शक्तियों के दर्शन होते हैं। ये प्राचीन छंदों के स्थान पर नए छंद
मात्रिक छंदों में लिखे गए हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया गया था कि छंदोबद्ध रचनाएं नहीं हुई थी, नए नए छंदों का प्रयोग इसमें किया जाने लगा था, तो वैसे ही नए नए मात्रिक छंदों में लिखे जाते थे। इनकी अलंकार योजना भी नए प्रकार की थी, जैसे सौंदर्य की विराट कल्पना, है ना। सौंदर्य की विराट कल्पना, मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, और अमूर्त का मूर्त विधान, मूर्त का मूर्त विधान, प्रकृति का प्रतीक रूप में चित्रण, श्रृंगार की अनोखी अभिव्यक्ति और मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, छायावादी साहित्य की अन्य विशेषताएं भी हैं, परंतु यह काव्य भारतीयों के केवल सौंदर्य पक्ष को ही प्रस्तुत कर पाया है। इसका छायावादी युग हमारा किस लिए छायावादी युग का समापन होकर के प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद युग की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ इस युग के कवियों ने सिर्फ सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। ठीक है, सौंदर्य पक्ष को लेकर ही यह काव्य रचा गया है, इसलिए यह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सका। इसने युग की प्रतिनिधित्व नहीं किया, युग का प्रतिनिधित्व नहीं किया, अतः इसे शीघ्र ही साहित्य आसन छोड़ना पड़ा। तो आज हम लोगों ने 3 विषय पर चर्चा की है। किस किस विषय पर? पहला तो था हमारा भारतेंद्र युग, दूसरा था द्विवेदी युग, और तीसरा है ये छायावाद युग। ठीक है, आगे कल अब हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की ओर बढ़ेंगे और आप लोगों को प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद युग के विषय में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही वर्क काफ़ी है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।